हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारी जनरल प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हमारा ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और आज ये हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर 25-25 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपके 5-5 प्रश्न होते हैं। हर सब्जेक्ट से मतलब जो आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर में पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस वाला। पेपर में आपके 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी 5-5 प्रश्न लेकर चल रहे हैं। बहुत ही जल्द ये हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इंक्रीज़ करने वाले हैं, यानी कि 5 से आपके 10 होंगे और 10 के बाद फिर आपके यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन को लेकर पूरा सेट हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन का स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको ये 21वें प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेगा कि जो 5 प्रश्न पर सब्जेक्ट है, ये हम 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट यहाँ पर कर देंगे। इस तरह से अब आपके 50 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 13। पहला सेक्शन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। तो देखते हैं कि क्या सीरीज़ हमारी यहाँ पर बन रही है। 75 से 91, 91 से 69, 85, 63, 79। तो यहाँ पर देखिए सीरीज़ आपको घटती बढ़ती नज़र आ रही है। तो जब भी आपको घटती बढ़ती सीरीज़ नज़र आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि वो कहीं अल्टरनेट सीरीज़ तो नहीं बना रही है। अल्टरनेट से मतलब एक छोड़कर एक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और दूसरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से कोई सीरीज़ तो आपकी नहीं बन रही है। तो हम देखते हैं कि क्या अल्टरनेट सीरीज़ ये बन रही है। देखिए 75 से आया 69, यानी कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 69 से आया आपका 63, यहाँ पर भी -6 हो रहा है। तो आगे भी हम यहाँ पर -6 ही कर देंगे, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। अगर हम नीचे वाले में देखें तो 91 से आपका 85 आया है, तो यहाँ पर भी -6 हुआ है। 85 से 79 यहाँ पर भी -6 हुआ है। और अगर अगला टर्म आपसे पूछेगा तो वहाँ पर -6 करके हम 73 यहाँ पर आंसर लिख देंगे। कई बार आपसे देखिए यहाँ पर सिर्फ एक टर्म पूछी है, कई बार आपको 2 क्वेश्चन मार्क दे देगा और पूछ लेगा कि दोनों टर्म बताइए। तो पहली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 57, सेकंड टर्म आपकी 73 यहाँ पर हो जाएगी। इस तरह से 57 आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखना है कि क्या पैटर्न हमारा बन रहा है। पहले देखिए एल से आया एच, एल होता है हमारा 12, एच होता है 8, डी होता है हमारा 4, जेड होता है 26। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। 12 से 8, 8 से 4, 4 से 26, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर -4 हो रहा है, सब में -4 हो रहा है, यहाँ भी -4। तो 26 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22, और 22 होता है हमारा वी। तो वी हमारा जिसमें नहीं है वो तो आंसर नहीं होगा, यानी पहला और दूसरा तो आंसर नहीं होने का। अब इसमें देखिए सेकंड वाला आपका, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो अब हमें सेकंड वाला नहीं निकालना है, बस हम थर्ड वाला निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओ से आया के, के से जी और जी से सी। ओ होता है हमारा 15, ठीक है। उसके बाद के आया, के होता है हमारा 11, उसके बाद जी होता है 7 और उसके बाद सी होता है हमारा 3। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा 4 का डिफरेंस है, यानी कि -4 हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप -4 करेंगे तो -4 करने पर ये मतलब वापस चला जाएगा। देखिए सी 3 होता है हमारा सी, तो सी से आएगा हमारा बी, बी से ए से जेड और जेड से आ जाएगा आपका वाई। तो वाई आपका यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन 3 वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखिए मैंने आपको बताया था कि मेल के लिए हम यहाँ पर बॉक्स का यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए यहाँ पर सर्कल का यूज़ करेंगे। तो करते हैं, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, ब्रदर है। तो ब्रदर के लिए हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया, किसका, बी का ब्रदर है। बी का भी नहीं पता बी क्या है। बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी सी की बहन है, तो अब पता चल गया बहन है, तो हमने सर्कल कर दिया सी का। अभी सी का पता नहीं है। सी इज़ द वाइफ ऑफ डी, अब सी वाइफ है तो सी पर भी सर्कल कर दिया। और मैंने बताया था कि जब भी हम जो पति पत्नी का रिश्ता बताएंगे तो उसको हम इक्वल से डिनोट करेंगे। तो सी जो है डी की पत्नी है और पत्नी होगी तो इसका मतलब डी जो है वो आपका मेल हो जाएगा। अब इसने आगे कहा है कि डी इज़ द फादर ऑफ ई, डी फादर है ई का। ई का नहीं पता है, ई हमारा मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। पूछा क्या है, ए और ई का क्या संबंध है। अब संबंध पूछा है आपसे ए और ई का, ए और ई का, ठीक है। तो अगर ए की तरफ से देखा जाए तो ए की बहन, ये भी बहन, तो ए की बहन की बेटी है ई, ठीक है। तो क्या इसमें बहन की बेटी कहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ई की साइड से देखते हैं, ई का पिता और ई की माँ, माँ की बहन, माँ का भाई।
तो ए क्या है, ई का माँ का भाई है, तो माँ का भाई अगर ऑप्शन में है तो वही सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका मदर्स ब्रदर लिखा हुआ है, जो कि आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले नंबर को देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ नंबर से ही हमारा आंसर यहाँ पर निकल आता है। लेकिन ऐसा देखने के लिए निकालने से पहले हमें ऑप्शंस पर नज़र दौड़ानी होगी। तो ऑप्शन पर जब हम नज़र डालते हैं तो देखिए हर ऑप्शन में 35 दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर नंबर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नंबर तो आपका यहाँ 35 ही आना है। उसके अलावा जब हम सेकेंड लेटर देखते हैं तो देखिए सेकंड वाला आपका यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है। तो हमें सेकंड मतलब जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो भी नहीं निकालना है, वो भी आपका पी ही आएगा। तो लास्ट में तो आपका P35 आना ही आना है। अब देखिए अगर हम पहला निकालें, पहले में 3 में बी है, 1 में वी है, तो अगर हम पहले से निकालें और वी आ गया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखते हैं वी आता है या फिर बी आता है, तो हम अब इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। वी से आया हमारा आर, वी होता है 22, आर होता है 18, एन होता है 14, जे 10, एफ 6। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, 4 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 6 में से 4 गए 2, 2 होता है हमारा बी। ठीक है, तो बी हो गया। इसका मतलब जो पहला वाला है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका वी दिया हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इन तीनों में से ही कोई आंसर होगा। अब देखिए क्योंकि पी तो सेम है, हम बस बीच वाला निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बीच में देखते हैं, सी है, सी के बाद आया वाई। अभी हमने बताया था आपको सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद जेड और जेड के बाद वाई, यानी कि -4 हो रहा है, बैक चल रहा है। -4 हुआ, वाई से फिर यू हुआ, यू होता है आपका 21, यानी 25 से आया 21, तो यहाँ भी -4 हो रहा है। तो यहाँ पर हमें -4 की ही सीरीज़ मिलेगी। अब देखिए एम है, एम होता है हमारा 13, 13 से -4 करेंगे तो ये बचेगा हमारा 9, और 9 पर होता है हमारा आई। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी आई, और ये लास्ट में P35 तो होगा ही होगा। तो BIP35 जो होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, BIP35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसको अलग अलग स्लाइड पर इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया है। इंग्लिश वाले यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर अभी मैं इसको हिंदी में पढ़कर सॉल्व करूँगा अगले पेज पर, तो फिर आप उसको अपने आप मैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें। हम देखते हैं अगले पेज पर जो हिंदी में लिखा हुआ है उसमें इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हालांकि हिंदी इंग्लिश में कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है जो आपका मैथ्स होता है, मैथ्स या रीजनिंग में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मनोज क्या है, मनोज बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा में 21 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ए है, ए से इसने चलना शुरू किया, पूर्व दिशा इधर है, 21 किलोमीटर ये चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, अगर ये इधर चल रहा है तो इसका दाएं नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। ठीक है, तो ये नीचे आया और कितना चला, 26 किलोमीटर चलता है। ये नीचे मुड़ा और 26 किलोमीटर, ये मतलब सीधा होगा। टर्न जो होगा ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, ये आप ध्यान रखें। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने का टर्न है, तो टर्न हम 90 डिग्री का ही मानकर चलेंगे। तो ये नीचे 26 किलोमीटर चला। 26 चलने के बाद उसने फिर दाएं मुड़ता है और 31 किलोमीटर चलता है। दाएं इधर होगा तो दाएं इधर चला और 31। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक 21 था, तो 10 किलोमीटर हमें और एक्स्ट्रा चलना होगा। तो यहाँ तक मान लीजिए पूरा ये 31 किलोमीटर हो गया है। 21 तो ये है और 10 ये है। अब इसने क्या कहा है, उसके बाद ये मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ा तो दाएं ऊपर हो जाएगा और 5 किलोमीटर चला, मान लीजिए 5 यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर ये दायां मुड़ा, 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बायां मुड़ा, अच्छा 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर ये दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब देखिए क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये यहाँ से और यहाँ तक ये पूरी 10 है, तो हमने 5 इसको यहाँ तक चला दिया है, मतलब एक अंदाजे से ही इसको चलना होता है। तो 5 किलोमीटर चला। उसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद वह बाएं मुड़ा, तो अब इसका बाएं ऊपर होगा ना कि नीचे होगा। तो बाएं मुड़ा और कितना चला, 11 किलोमीटर चला। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, पूरा 26 किलोमीटर है। अब देखिए 26 में से 5 ये ऑलरेडी चल चुका है, तो यानी कि ये यहाँ तक चल चुका है। अब ये ऊपर जो बचा हुआ है
ये ऊपर जो हमारा बचा हुआ है ये पूरा हमारा 21 किलोमीटर ही बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये टोटल 26 था, 5 हम ये चल चुके हैं, अब ये ऊपर 21 बचा हुआ है। अब इसने कहा कि अब ये बाएँ मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, ठीक है? अब ये 11 किलोमीटर यहाँ तक मान लीजिए चल दिया, तो 21 में से 11 गई, ये ऊपर जो बचा हुआ है ये आपका 10 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। उसके बाद इसने कहा है कि ये फिर से दाएँ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है? ये फिर से अब यहाँ से ये दायाँ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब देखिए 5 ये चला और 5 ये चला, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर की, ये इसने पूरी कवर कर ली और ये इस वाली लाइन पर यहाँ पर आ गया। यानी कि एक ही ये बिल्कुल सीध में आ चुका है यहाँ पर। और ये जो आपकी 26 किलोमीटर की दूरी थी, पहले इसने 5 यहाँ तक तय की और 11 यहाँ तक, तो इसका मतलब ये 16 किलोमीटर चल चुका है। ऊपर जो दूरी बची हुई है ये आपकी 10 किलोमीटर बची है, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु ए पर वापस पहुँचने के लिए इसे किस दिशा में और कितने किलोमीटर चलना होगा। तो देखिए अभी ये इस बिंदु पर खड़ा है, इस पर यहाँ, इस बिंदु पर खड़ा है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए 10 किलोमीटर बचा है और ऊपर चलेगा, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा में इसको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। खाली 10 किलोमीटर से भी आप इसका आंसर लगा सकते थे, क्योंकि और किसी ऑप्शन में 10 किलोमीटर आंसर नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश वालों ने जिन्होंने इसका आंसर सही निकाला था वो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जनरल अवेयरनेस वाला, जिसमें हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। According to the Tea Board of India, which state was largest producer of tea in India in 2024? 2024 में भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा राज्य है? आसाम है, केरला है, सिक्किम है या फिर उत्तराखंड है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी जो है वो है आपका दोस्तों आसाम है। ठीक है, यहाँ पर लगभग हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, मतलब चाय जितनी चाय भारत में पैदा होती है आधे से ज़्यादा आपकी आसाम में पैदा होती है। उसका रीज़न क्या है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी वाला जो एरिया है वहाँ की जलवायु, क्लाइमेट और आपकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए आसाम में सबसे ज़्यादा जो चाय की खेती है वो की जाती है। तो ऑप्शन आपका आसाम में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपका, सलीमा टेटे वाज अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड इन जनवरी 2025 फॉर हर अचीवमेंट इन विच स्पोर्ट? सलीमा टेटे को जनवरी 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनकी किस खेल में उपलब्धियों के लिए? यानी कि सलीमा टेटे जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, सीधा सीधा आपसे ये सवाल पूछा गया है। टेबल टेनिस, फेंसिंग, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो सलीमा टेटे जो है वो आपकी हॉकी की प्लेयर हैं। ठीक है, और इन्होंने मतलब ये कहाँ पर खेलती हैं, जैसे कुछ गोलकीपर होते हैं या फिर सेंटर प्लेयर होते हैं, मिड प्लेयर होते हैं या फिर साइड प्लेयर, तो ये आपकी मिड प्लेयर हैं। ठीक है, मिड प्लेयर हैं और इनको अर्जुन अवार्ड जनवरी 2025 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट? सजीव प्राणियों में कौन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है आपके सामने, ये द शेल ऑफ अ हेन्स एग रिप्रेजेंट अ सेल वॉल। जो आपकी अंडे के ऊपर का छिलका होता है, क्या वो आपकी सेल वॉल को रिप्रेजेंट करता है? तो सेल वॉल जो अंडे के ऊपर का छिलका होता है वो एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर आपकी किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, जो कि एक सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल आपका एक फीचर है किसका? प्लांट सेल का, ना कि एनिमल सेल का। तो ये पहला वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। जंतु एवं पादप कोशिकाएं समरूप होती हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल जो है वो आइडेंटिकल होती हैं, तो ये आइडेंटिकल नहीं होती हैं। नॉट सेम, नॉट आइडेंटिकल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, सेल इन एलिफेंट आर लार्जर देन दोज इन माइस, मतलब हाथियों की कोशिकाएं जो है वो चूहों से बड़ी होती हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो आपकी जंतु के, जो जानवर होता है उसके शरीर के आकार को देखकर नहीं होती हैं। ठीक है, उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और तीसरा है आपका, ए टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर टाइप, ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। टिश्यू जो है वो मेड अप ऑफ समान प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, which building was built by अकबर to honor his victory over गुजरात? अकबर ने गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सी इमारत बनवाई थी? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, पंचमहल या फिर इबादत खाना? तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी? आपकी बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा आपका कहाँ पर है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके अलावा आगरा फोर्ट जो है वो आपका, इसको अकबर ने पुनर्निर्मित करवाया था, यानी कि दोबारा से इसको सही करवाया था।
ठीक है। और पंचमहल की अगर बात करें तो पंचमहल भी आपका अच्छा, और आगरा फोर्ट जो था ये आपका मुख्य सैन्य केंद्र था। यहाँ पर सेना जो अकबर की सेना थी उसका ये मुख्य केंद्र था। पंचमहल भी आपका फतेहपुर सीकरी में ही है, जो एक 5 मंजिला इमारत है, स्तंभों पर बनी हुई है। इबादत खाना आप जानते हैं, इबादत खाना वो जगह थी जहाँ पर अकबर अलग अलग धर्मों के विद्वानों के साथ बैठकर मतलब चर्चा किया करता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, बुलंद दरवाजा, जो आपका फतेहपुर सीकरी में है। ये इसने कब बनवाया था, अगर आपसे ईयर पूछ ले तो 1601 में, 1601 में गुजरात की विजय की याद में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। प्रश्न नंबर 5 और जी इसका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप इज नोन फॉर हैविंग इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। देखिए ये क्वेश्चन आपका पहले भी आई थिंक 10th या 11th प्रैक्टिस सेट में आपका आ चुका है। वो है आपका बैरन द्वीप, जो आपका अंडमान निकोबार में है। और एक और क्वेश्चन इसमें था कि भारत का जो एकमात्र आपका सुप्त ज्वालामुखी है, जो डोरमेंट ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, वो कहाँ पर है, वो भी आपका अंडमान में ही है, और इसका नाम क्या है, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी उसका नाम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 5 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं जीएस के। अब आती है मैथमेटिक्स की बारी। तो मैथमेटिक्स के भी 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जिनको अब हम करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, शिवम बॉट 51 बुक्स फॉर 1140 per book from one shop and 48 books for 900 per book from another. What is the average price he paid per book? अच्छा, उसने 1140 रुपये की कुछ पुस्तकें खरीदी, 51 पुस्तकें खरीदी और 900 रुपये की 48 पुस्तकें खरीदी। तो टोटल औसत जो है वो एक पुस्तक का कितना बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1140 की एक बुक थी और उसने टोटल कितनी खरीदी, 51। तो ये टोटल कितने रुपए की बनी, ये हमें बताना। तो ये जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 58,140 रुपये। दूसरा है, इसने कहा है कि 900 रुपये की एक बुक थी और कितनी बुक खरीदी, इसने 48 बुक्स खरीदी। तो ये आपकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43,200 रुपये की। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0 का 0, ये आ जाएगा 4, उसके बाद 3101। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मतलब टोटल पैसा उसने इतना खर्च किया और टोटल बुक्स कितनी थी, 51 और 48, टोटल 99 बुक्स थी। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर औसत जो है वो निकल के आ जाएगा। तो 101/99 अगर हम करें तो आप इसको यहाँ पर 3 से काट सकते हैं, क्योंकि 4 3 7 2 9, ऊपर वाला भी कट जाएगा नीचे वाला भी। तो 3 से आप काटेंगे, ये 33 बार कटेगा, और इसको अगर आप काटेंगे तो ये आपका यहाँ पर कितने बार कटेगा, ये आपका कट जाएगा 3 3 9, 3 3 9, उसके बाद आता है 3 7 21, 3 8 24 और 0 का 0। ये फिर से आपका 3 से कट जाएगा, ये 11, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 18, 3 छंग 18, तो 11,260 बार कटेगा। ये नीचे आपका 11 है। अब इसको इससे अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 11 एकम 11, फिर 2 बचेगा तो 0, 11 दूनी 22, फिर आपका ये 40 बचेगा तो 11 तिया 33, 1023 जहाँ पर भी आपका ऑप्शन होगा। देखिए 1023.64 बचिए, 6363 आएगा जब आप करेंगे तो ये मतलब खत्म नहीं होगा। तो 1023.64 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने रहा, 37 पुरुष एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 37 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। 37 आदमी है, 4 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी 37 दिन में पूरा करेंगे। 37 से 37 खत्म, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स। एक पाइप एक टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए पाइप ए है जो भर रहा है वो 24 घंटे में भर रहा है, एक है दूसरा पाइप जो है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि माइनस कर रहा है। दोनों का हमको एलसीएम लेना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको समझा नहीं रहा हूँ। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा आपका 72, एलसीएम आपका 72 आ जाएगा। 24 3 72, 36 दूनी 72, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब है कि जो पाइप भरने वाला है वो 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा और जो खाली करने वाला है वो 1 घंटे में 2 यूनिट खाली कर देगा। अगर इसने कहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी भरने वाले को भी और निकलने वाले को भी, तो 1 घंटे में मतलब ये टोटल जो टैंक है, यानी कि टोटल जो यूनिट है 72 यूनिट, वो कितने समय में भर जाएगी आपको बतानी है। देखिए 1 घंटे में अगर दोनों को खोल दिया जाए तो क्या रिजल्ट होगा, 3 भरा जा रहा है लेकिन 2 खाली हो रहा है, तो 1 यूनिट जो पानी है वो उसमें भर जाएगा। टोटल हमको 72 भरना है, तो 72/1, टोटल 72 घंटे ही हमको लगेंगे पूरी टंकी को भरने में, जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आंसर यहाँ पर होगा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर शुड रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पिछले एक प्रैक्टिस सेट में किया है। तो देखिए ये और ये यहाँ पर एक ही नंबर आएगा, हमें बताना है। तो बताएंगे कैसे, इनमें हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर x मान लें, तो इधर x आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 42। ठीक है, देखिए 42 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 21, ठीक है, इंटू 168 है। अब 168 में से अगर हम क्या करें, इसको 8 के मल्टीपल में लिख दें तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 गुणा 8, 21 अट्ठे 168। अब देखिए यहाँ पर 21 दो बार आ गया, 21 का पेयर बन गया, यानी कि 21 हमारा बाहर आ जाएगा स्क्वायर के स्थान। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ 21 का स्क्वायर गुणा 8 दूनी 16, 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर। तो अगर आप एक्स निकालेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपका 21 चौके 84, 84 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्स की जगह पर यहाँ भी 84 आएगा और यहाँ भी 84 आएगा, तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 84 रख के देख सकते हैं, दोनों साइड बराबर ही आपका आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन। अक्षय परचेज 10 किलो ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 35 पर केजी, 40 किलो राइस एट द रेट ऑफ 46 पर केजी, ही सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट 43 पर केजी, फाइंड हिज लॉस। उसने कहा है कि 10 किलो चावल को उसने 35 के रेट में खरीदा है, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए के हो गए, 350 रुपये के। अब ये कह रहा है कि 40 किलो चावल को 46 के रेट में खरीदा है, तो ये कितने रुपए के हो जाएंगे, 4 सिंह 24 और सॉरी जीरो आएगा, 4 सिंह 24, 4 चौक 16, 17, 18, 1840 रुपये के ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। जब हम इनको दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका टोटल आ जाएगा 0912, 2190 रुपये, यानी कि 2190 रुपये के उसने खरीदे थे। उसके बाद उसने जो 10 किलो ये और 40 किलो ये, इन 50 किलो को एक साथ मिक्स कर दिया और 43 किलो प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। तो इसने मतलब टोटल 50 किलो चावल थे, 43 के हिसाब से बेचा, तो आपका कितने रुपए में इसने बेचा, तो 43 पंजे आपका कितना होगा, जीरो तो रहेगा ही, 5 दिया 15 और 5 चौक 20 और 21, 2150 रुपये का बेचा। 2190 में खरीदा था, 2150 का बेचा, तो इसको 40 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ। ऑप्शन पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के भी यहाँ पर हमको 5 क्वेश्चंस करने हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला है ऑप्रोब्रियस, दूसरा है निमोनिक, तीसरा है आइडियो सिंक्रेटिक, चौथा है आपका पैरेलल। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ओप्रोब्रियस, ओप्रोब्रियस एकदम यहाँ पर सही लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग स्कॉर्न और क्रिटिसिज्म, यानी किसी को डांटना, एक्सप्रेस करना, स्कॉर्न डांट या फिर क्रिटिसाइज करना। दूसरा होता है निमोनिक, निमोनिक यहाँ पर एम जो है वो साइलेंट होता है। निमोनिक का मतलब आप जो बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं भाई ट्रिक बताओ, किसी चीज़ की ट्रिक बताओ, मैथमेटिक्स की ट्रिक बताओ, इसकी ट्रिक बताओ, तो जो ट्रिक जो बना लेते हैं हम जैसे किसी चीज़ को याद रखने की, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल में वो निमोनिक होता है, उसको निमोनिक कहते हैं। किसी चीज़ को संक्षेप में लिख लेना, शॉर्ट में याद कर लेना। तीसरा है यहाँ पर आइडियोसिंक्रेटिक, तो आइडियोसिंक्रेटिक जो है वो आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, एस के बाद यहाँ पर आई नहीं बल्कि वाई आएगा, सिंक्रेटिक, सिंक्रेटिक, ठीक है। आइडियोसिंक्रेटिक जो होगा वो आपका यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए ए भी यहाँ पर गलत है, ए नहीं आपका ई आएगा, आइडियोसिंक्रेटिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब ये रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बिहेवियर थॉट से रिलेटेड होती है चीज़ें, जो आपके इंडिविजुअल थॉट और बिहेवियर से रिलेटेड है वो आपकी आइडियोसिंक्रेटिक कहलाती है। पैरेलल आप जानते हैं, मतलब पैरेलल जैसे एकदम जो दो चीज़ें जो कभी भी आपस में ना मिले वो आपकी पैरेलल होती है। तो यही यहाँ पर सही आंसर आपका थर्ड वाला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम दिया हुआ है, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। अ स्नोबॉल इफेक्ट, तो स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है आपको बताना है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज ऑफ समथिंग और सिचुएशन, किसी सिचुएशन का अचानक से मतलब एकदम बढ़ जाना, स्नोबॉल इफेक्ट। ए सिचुएशन विच फेड ओवर, ये गलत हो जाएगा। ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज ऑफ समथिंग और सिचुएशन, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैटर विच इज ट्रिवियल, अ सडन चेंज, ये भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। स्किल्ड एट इन्वेंटिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग, प्रिकॉशियस, इंजीनियस, मेरिटोरियस या फिर कनिंग। तो यहाँ पर ये क्या कहा है, स्किल्ड एट इन्वेंटिंग न्यू वेज टू डू समथिंग, किसी काम को करने के नए नए तरीके खोजना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका इंजीनियस, ठीक है। क्लेवर तरीके से कोई काम करना, इंजीनियस तरीके से करना, तो ऑप्शन 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रीकोशियस जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हैविंग डेवलप्ड सर्टेन एबिलिटी और इंक्लिनेशन एट एन अर्लियर एज देन यूजुअल। अच्छा, तो प्रीकोशियस का मतलब ये होता है, जैसे हिंदी में एक मुहावरा है कि पेट में दाढ़ी उगना, यानी कि पेट में दाढ़ी उगने का मतलब होता है जो बच्चा बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी सी एज में बहुत अच्छी
समझ बना लेता है, चीज़ों को समझने की उसके अंदर एबिलिटी होती है, उसको कहते हैं कि वो प्रीकॉशियस है, यानी कि उसके पेट से ही वो दाढ़ी लेकर उगला है। दाढ़ी उगने का मतलब क्या होता है? बच्चे को जब दाढ़ी आती है यानी कि वो एक मैच्योर स्थिति में होता है, वो चीज़ों को समझने की क्षमता रखता है, एबिलिटी रखता है। तो प्रीकॉशियस आपका वही होता है, ठीक है। मेरिटोरियस की अगर बात करें तो जो कोई अगर प्रेज़ मतलब प्रशंसा के काबिल होगा तो उसको मेरिटोरियस कहते हैं। कनिंग आप जानती हैं, कनिंग जो चतुर चालाक होता है उसको कनिंग कहा जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका सेकंड वाला होगा, इंजीनियस। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस में जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। सक्सेसफुल कल्चर इंटीग्रेशन इन द वर्क प्लेस फोस्टर्स कोलेबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स टीम। तो यहाँ पर देखिए बताना है आपको कि इनकरेक्टली स्पेल्ड किस में है, किस पार्ट में है, ए में, बी में, सी में या डी में। तो देखिए डाइवर्स जो लिखा हुआ है वो आपको दिख ही रहा होगा। कई बार ऐसा होता है जिन वर्ड को हम पढ़ लेते हैं तो वो हमें देखने में ही अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो यहाँ पर सी की जगह एस आएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट आपका डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? शोइंग वेराइटी और बीइंग वेरी डिफरेंट, ये होता है आपका क्या, डाइवर्सिटी आप जानते ही होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, मतलब पहले वाले का डी में डाइवर्स लिखा हुआ है, वही आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 और इंग्लिश का लास्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच। लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच को क्या कहते हैं? विटुपेरेशन, एलिगी, ट्रिब्यूट या फिर हैरेंग्वेपरेशन। अच्छा यहाँ पर देखिए ये पेरेशन नहीं है, ये पेरेशन गलत लिखा हुआ है, ये पेरेशन यहाँ से कॉपी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ये फोर्थ वाला ही हो जाएगा। विट्यूपेरेशन क्या होता है? विट्यूपेरेशन होता है बिटर और एब्यूजिव जो लैंग्वेज होती है, यानी कि जो बड़ी भद्दी और गाली गलौच वाली लैंग्वेज होती है उसको विट्यूपेरेशन कहते हैं। एलिगी होता है किसी के मरने के बाद जो किसी के मरने के उसमें सैड सॉन्ग वगैरह जो गाया जाता है, जो पोएम्स आपकी पढ़ी जाती हैं वो होती है। ट्रिब्यूट आप जो श्रद्धांजलि होती है वो होती है। तो इस तरह से आपका ये भी आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट होगा। अब आता है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के भी आपको यहाँ पर 5% करना है। आदान प्रदान हिंदी में शब्द का बहुत अधिक हुआ है, इसका क्रम निर्धारित करना है। हिंदी में शब्द का आदान प्रदान बहुत अधिक हुआ है, सही लग रहा है। का आदान प्रदान गलत है। हिंदी में आदान प्रदान बहुत अधिक हुआ है शब्द का, ये भी गलत है। बहुत अधिक हुआ है हिंदी में आदान प्रदान, ये भी गलत है। तो पहला ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति युग्म अशुद्ध है। ठोकर लगे तब आंख खुले, कुछ गंवाकर ही आंख आती है। अच्छा देखते हैं। दूसरा, तलवार का खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का परिणाम अच्छा नहीं होता। तन को कपड़ा न पेट को रोटी, अत्यधिक संपन्नता। अच्छा, अत्यधिक संपन्नता नहीं होता, तन को कपड़ा न पेट को रोटी, जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी, दरिद्रता जिसको बोलते हैं हिंदी में, दरिद्रता वो होती है बहुत ज़्यादा गरीबी कि ना उस पर तन पे पहनने के लिए कपड़ा है ना पेट के लिए रोटी है। तो यही अशुद्ध है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तबे तबे की बला, तबेले हो गए, तबेले की बला बंदर के सिर, अपराध किसी और का दंड किसी और को, ये भी आपका सही। ये तीनों ठीक है, ये चौथा ही आपका जो है गलत दिया हुआ है, तो यही आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, उसको बताना है। तीनों भाइयों के झगड़े का कारण अज्ञात है। तीनों भाइयों के झगड़े का कारण अज्ञात है। गवैया गाने की कसरत नहीं होती है, गाने का रियाज होता है। रोटी और जीवन का अभिन्न संबंध है। गीत की प्रथम कड़ी प्रभावित कर गई। तो इनमें अशुद्ध आपका ये गवैया गाने की कसरत नहीं होती है, गाने का क्या होता है? गाने की रियाज होती है, गाने का अभ्यास होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने ये रहा। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त कारक, उसने राम डैश पूछा, को पूछा, से पूछा या फिर से पूछा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? उसने राम से पूछा, तो राम से पूछा, यहाँ पर से जो है वो वैसे तो से आएगा, लेकिन से किस सेंस में आएगा? अपादान में या कर्ण में? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, उसने राम से पूछा, तो राम से पूछा, तो यहाँ पर कर्ण कारक आएगा। ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, वह दिन भर डैश करता है। कड़ाई परिश्रम, कड़ी परिश्रम या कड़ा परिश्रम। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वह दिन भर कड़ा परिश्रम करता है। इस तरह से हिंदी के भी आपके यहाँ पर 5% कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों टोटल 25 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।